पिछले वाले क्लास में इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग मेरिट और डीमेरिट डेमोक्रेसी का देख चुके थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का और क्या क्या मीनिंग हो सकता है ना। डेमोक्रेसी क्या है हम लोग देख चुके हैं, डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए ये भी देख लिए, लेकिन डेमोक्रेसी का और क्या क्या मायने हो सकता है ना, इसका क्या और डेफिनेशन हो सकता है हमारे लिए, वो आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। यदि पिछले क्लास में कोई डाउट नहीं है तो ये समझ में आ जाएगा, और इसको पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सही बात है, हम लोग यदि रूल किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाएंगे, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल किए जाएंगे। जैसे हम लोगों ने वोट दिया, जाके हमारे प्रधानमंत्री बन गए, हम लोगों ने वोट दिया, जाके हमारे एमपी बन गए, एमएलए बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, है ना। मतलब कि हम यदि रूल किए जा रहे हैं तो किसके द्वारा, हम उसके द्वारा रूल किए जा रहे हैं जिसको कि हम चुने हुए हैं, उसके द्वारा नहीं जो कि हम लोग चुने हुए नहीं है और वो अपने मन से रूल कर रहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग जिसको चुने हैं वही हमारे ऊपर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। रूल नहीं कह सकते आप उसको कह सकते हैं कि हमारे बातों को सुन रहे हैं, है ना, हमको जो चाहिए, हमारे जो नीड है वो हमको वो पूरा करके दे रहे हैं। तो हम लोग जो इतना कुछ कर पा रहे हैं किसके अंडर में रह के कर पा रहे हैं, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। हमारा एमएलए है, एमपी है ना, जिसको हम लोग वोट दिए हैं, वही हमें क्या करते हैं, हमारे जरूरतों को सुनते हैं, हमारे इच्छाओं को वो पूरा करते हैं, ठीक है ना। आगे दिस बिकम्स नेसेसरी बिकॉज, ये जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, यदि हमारे लीडर हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हमारे बातों को वो सुन रहे हैं, तो ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, जरा समझो। यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे रेड में लिखा हुआ है। क्या है पहला, मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। देखो इसलिए जरूरी है ना, देखो जितना भी मान लो एक लोकेलिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग रह रहे हैं, यदि वो किसी लीडर को चुने हैं तो वो क्या होगा, उसका लीडर होगा, और वो जो डिसीजन लेगा उन सभी के बिहाफ में लेगा, है ना। यदि डिसीजन गलत तो वही जिम्मेदार रहेगा, यदि डिसीजन सही तो वही जिम्मेदार रहेगा। बात समझ में आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग भी अपने ऊपर जिम्मेदार हैं। क्यों, क्योंकि यदि वो डिसीजन गलत ले रहा है तो हमने चुना है उनको, हमें ना पावर दिए उनको, तब वो डिसीजन ले पा रहे हैं। चलो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता, यदि हमारे लीडर डिसीजन नहीं लेते, जिसको हम चुन रहे हैं, यदि वो डिसीजन नहीं लेते, हर कोई अपने आप में डिसीजन लेता, तो क्या ये पॉसिबल था, नहीं पॉसिबल था। हर लोकेलिटी के लोग एक जगह आके बैठना, प्लस हर एक के विचार को सुनना, हर एक के विचार को सुनने के बाद एक कलेक्टिव सेंस निकालना, एक कलेक्टिव आइडिया निकालना कि आखिर इसी पे काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा टफ टास्क हो सकता था, है ना। क्योंकि देखो यदि एक मोहल्ले में मान लो 1 लाख आदमी रह रहे हैं, मान लो, तो 1 लाख का 1 लाख तरह का विचार रहेगा, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, अब किसका सुनोगे, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एक लीडर को चुनते हैं, और वो लीडर क्या करते हैं, उस 1 लाख लोगों में से जिस मेजोरिटी ऑफ लोगों का जो खास डिमांड रहेगा, मेजोरिटी ऑफ लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डिमांड रहेगा, उसी को वो फुलफिल करेगा, है ना। हर एक किसी को डिमांड को वो फुलफिल नहीं करेगा, जिसका डिमांड सबसे ज़्यादा रहा उसी को वो फुलफिल करेगा। इसीलिए जरूरी है हम अपने लीडर के द्वारा रूल किए जाते हैं। यदि हर कोई रूल करने लगे तब तो बहुत ही इसमें हंगामा हो जाएगा, हर कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार रहेगा लेकिन कोई ले नहीं पाएगा, है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा कि हर कोई एक साथ बैठे और हर कोई अपने आप डिसीजन ले लें। इसीलिए हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं जो कि हमारे बदले में वो डिसीजन ले, है ना। चलो ये हो गया हमारा। उसका सेकंड पॉइंट क्या है, इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव टाइम द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। मान लो यदि ऐसा हो भी जाता है, यदि ऐसा हो भी जाता है, सारे लोग एक आपस में बैठ के यदि कोई डिसीजन ले भी लेते हैं, मान लो यदि ले भी लेते हैं, तो उनके पास ये करने का इच्छा नहीं होगा। पहली बात तो उनके पास टाइम नहीं होगा, पहली बात तो उनके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हर कोई अपना काम धाम छोड़ के उस डिसीजन मेकिंग में तो टाइम अपना बर्बाद करेगा नहीं करेगा, है ना। तो पहली बात तो ये हो गया कि लोगों के पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, वो करने का जरूरत भी नहीं चाहेगा। क्यों, क्योंकि उसका इच्छा ही नहीं रहता है, और बहुत सारे लोग तो उसमें पार्ट ही नहीं लेना चाहते क्योंकि उसके पास स्किल ही नहीं है कि वो किस प्रकार का डिसीजन ले, किस प्रकार का डिसीजन ना ले। तो हमेशा याद रखना कि हम लोग अपने लीडर के द्वारा इसलिए रूल किए जाते हैं क्योंकि हमारे पास ये
हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम लोग एक साथ सब बैठे और उसके लिए डिसीजन लें, है ना, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हर एक का आइडिया अलग अलग रहेगा। लेकिन लीडर जो आइडिया लेगा, लीडर जो डिसीजन लेगा वो कलेक्टिव होगा, है ना। उसके बाद ये यदि ऐसा होता भी है मान लो, तो हमारे पास पहली बात टाइम नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी में टाइम बहुत लेता है। दूसरी बात हमारा इच्छा नहीं करेगा। तीसरी चीज़ हमारे पास उतना स्किल नहीं है, हमको पॉलिटिक्स का उतना ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए हम लोग ये नहीं करते हैं और चुपचाप हमारा जो लीडर है जिसको हम चुनते हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे बातों को सुनता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। लेकिन यदि लोकेलिटी छोटा है, कम्युनिटी बहुत छोटा है, तो हम लोग सब आपस में मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, आप डिसीजन तभी अपने से ले सकते हैं जहाँ पे कि आपका एरिया क्या हो, बहुत ही छोटा हो, आपका मोहल्ला बहुत ही छोटा हो। लेकिन बड़ा है तो आप नहीं ले पाएंगे, तब आपके लीडर ही लेंगे। तो इस छोटे का एग्जाम्पल क्या है हमारा, इस छोटे का एग्जाम्पल है हमारा ग्राम सभा, है ना। क्या है, ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर टू एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है ग्राम सभा इन विलेज। ग्राम सभा में जो पंचायत होता है या फिर कोई डिसीजन लिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सारे गांव के लोग आपस में बैठते हैं, है ना, और बैठने के बाद कोई एक खास डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्टली डिसीजन लेना, है ना। यहाँ पे सारे लोग आपस में मिलते हैं और सारे लोग मिलकर आपस में डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यदि आपका दायरा बड़ा है, यदि आपका एरिया बड़ा है, आपका कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे सारे लोग एक साथ मिलकर बैठ कर डिसीजन लिए पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन हाँ, यदि छोटा है तो वहाँ पे हो सकता है। जैसे हमारा क्या है, ग्राम सभा, ग्राम सभा में हर कोई आपस में मिलकर डिसीजन ले सकता है और लेता भी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। A democratic decision involves consultation and consent of all those who are affected by that decision. डेमोक्रेसी में हर किसी के राय विचार को समझा जाएगा, पूछा जाएगा, सुना जाएगा, हर किसी के नीड को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके मन में जो आएगा लीडर के मन में वो कर लेगा, नहीं। यदि वो ऐसा करेगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले चुनाव में वो हार सकता है। इसीलिए लीडर को भी फूक फूक के कदम रखना पड़ता है ना। हर डिसीजन को वो सोच समझ के लेता है, ऐसा वो डिसीजन कभी नहीं लेगा जिसके कारण कि उसको अगले बार चुनाव में हारना पड़ जाए। इसीलिए डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन यानी कि राय विचार, सबके राय विचार को पूछा जाता है। जैसे मान लो यदि हम एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमको अपने लोकेलिटी में क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, अपने लोकेलिटी में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आपका ज़रूरत क्या है, तब जाके हम पार्लियामेंट में उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे और उस चीज़ को हम लोग फुलफिल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे राय विचार बहुत ही ज़्यादा लिया जाता है। उसके बाद क्या है, दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। पावरफुल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पावरफुल का मतलब यहाँ पे धन संपत्ति नहीं है। पावरफुल का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसके बातों को सुना जा रहा है वो हो गया पावरफुल, जिसके बातों को नहीं सुना जा रहा है वो हो गया अनपावरफुल, उसके पास कोई पावर नहीं है। तो लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा सिस्टम है ना जहाँ पे कि जो बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसके बातों को भी सुना जाता है, और जो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं उसके बातों को भी सुना जाता है। यानी कि एक्टिव सिटीजन प्लस इनएक्टिव सिटीजन दोनों के बातों को यहाँ पे सुना जाता है, ठीक है ना। सभी के बातों को ध्यान में रखा जाता है और सभी के जरूरतों को ध्यान में रख के उसके बिहाफ में डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। देखो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि आप यदि चाहें तो कंट्री में भी लागू कर सकते हैं, फैमिली में भी लागू कर सकते हैं, किसी ऑफिस में भी लागू कर सकते हैं, किसी कोचिंग में भी लागू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी चीज़ों के लिए लागू है, कैपेबल है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करता है, हर किसी को राइट देता है, हर किसी की बात को सुनता है। जैसे हमारे फैमिली में देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे फैमिली में हर कोई आपस में बैठते हैं, सबके विचार को सुना जाता है, हाँ भाई तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या विचार है, सबके विचार को सुन के एक लास्ट रिजल्ट निकलता है ना। लेकिन हाँ बहुत सारे फैमिली में ऐसे भी हैं कि फाइनल डिसीजन किसके हाथ में रहता है, पापा के हाथ में रहता है, मम्मी के हाथ में रहता है ना। तो जहाँ पे ये है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जहाँ पे हर किसी के विचार को सुना जाता है, हर किसी के राय विचार को लिया जाता है, हर किसी की डिमांड को ध्यान में रखा जाता है, वो क्या हो गया, हमारा डेमोक्रेसी हो गया। तो डेमोक्रेसी हर जगह आप लागू कर सकते हैं, फैमिली में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्री में, ऑफिस में, कोचिंग में, कहीं पे भी लागू कर सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे कि स्टेबिलिटी बना रह सकता है ना। वहाँ पे हर किसी को समान बराबर अधिकार दिया जा सकता है। समझ में आ गया। चलो उसके बाद फिर क्या है,
10 इसीलिए डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, लाइफ के किसी भी जगह पर कहीं पे भी आप डेमोक्रेसी को लागू कर सकते हैं और वो हर जगह के लिए कैपेबल है। जहां जहां डेमोक्रेसी आप लागू करेंगे वहां वहां आपको अच्छाई ही देखने को मिलेगा, बुराई बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और जहां जहां लागू होगा वहां हर एक आदमी बराबर होंगे, इक्वल होंगे, हर किसी को राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल रेमेडीज, है ना। ये सारा का सारा सुख सुविधा आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग ये था कि आप इसको जहां भी लागू करवाना चाहें अब वहां पे इसको लगा सकते हैं, हर जगह के लिए क्या है, कैपेबल है। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है, तो क्या बता दोगे? कहीं पे कोई दिक्कत होगा? ये चैप्टर हमारा मेनली 3 पार्ट में बटा हुआ था। पहला व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। समझ में आ गया? हर चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरा? हम लोगों ने पूरा का पूरा कहानी भी पढ़ा, बहुत सारे कंट्री के बारे में लिखा हुआ था, उसको भी हम लोग जाने कि वहाँ पे क्या सिस्टम था। और यहाँ से हम लोगों को ये मालूम चल गया कि आखिर डेमोक्रेसी होता क्या है, डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए। और डेमोक्रेसी भी चाहिए तो ये हर जगह पे कैपेबल है, आप जहाँ इसको लागू करवाना चाहे वहाँ लागू कर सकते हैं, और ये कैपेबल भी है। क्या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? क्योंकि वो पांचों का पांचों सुविधा हमको देता है, जो कि हम लोग अपने पिछले क्लास में इस साइड में पढ़े हुए थे। मेरिट, क्या ये सुविधा आपको डिक्टेटरशिप में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मोनार्की में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज व्हाई ऑल द कंट्री आर एक्सेप्टिंग डेमोक्रेसी। इसीलिए हर एक कंट्री जो है ना लगभग आज डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके कारण आप अपने कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। देखो आगे तो लेके जाने का मतलब तो डिक्टेटरशिप भी आगे जाता है, मोनार्की भी आगे जाता है, लेकिन हाँ आगे जाने का मतलब ये हो गया कि एक सही डायरेक्शन में, है ना, लोगों को साथ में लेके चलना, आप डेमोक्रेसी में चल सकते हैं। कोई दिक्कत हो समझने में? ये चैप्टर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे अपना, और आने वाले क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।